हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रख्यात लेखक शानी की लिखी हुई कहानी दोज़खी। मैं दबे पांव दाखिल हुआ। बाहर का गेट मैंने धीरे से खोला, ऐसे कि आवाज़ ना हो। घर के सामने वाला दरवाज़ा उड़का हुआ था, हमेशा की तरह। मैंने उसे भी धीरे से ढकेला था। असल में मैं जमील के सामने बिल्कुल अचानक आना चाहता था, दिल के दौरे की तरह। ये भोपाल जैसे शहर की दोपहरी थी, ढलती हुई। दिन में इतना सूनापन और आलस्य था कि अक्सर लोग सो रहे थे। मैं जानता था कि ये जमील के घर पर मिलने का वक्त है। शहर और उसके अपने मिजाज के लिहाज से ही नहीं, उसके काम के एतबार से भी। उसका कॉलेज सुबह शाम लगता था और सारी दोपहर खाली रहती थी। जमील दीवान पर लेटा हुआ था, दीवार की तरफ मुंह किए। आहट से चौंक कर उसने जब देखा तो एकाध पल बस देखता ही रह गया, हैरान। फिर अरे कहता हुआ हड़बड़ा कर उठा और हम दोनों लिपट गए। उसकी जकड़ जबरदस्त थी। बाहें लंबी और मजबूत थीं और हथेलियां जैसे मेरी पीठ में धंस जाना चाहती थीं, गोश्त पोश्त को छेदती हुई। पहली बार लगा कि हाथ की अंगुलियां भी बोलती हैं। कब आया? कई पल बाद उसने गर्दन हटाकर पूछा, लगभग रुधे हुए स्वर में। उसका चेहरा अब भी मेरे इतने पास था कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सुबह, मैंने कहा, दक्षिण एक्सप्रेस से। अलग हुए, बैठे। मैं आज ही सुबह तुझे याद कर रहा था, वो बोला और गाँव तकिए से टिक कर मेरी ओर देखने लगा। वो ऐसी भरपूर नज़र थी जिसमें आप समो लेना चाहते हैं सब कुछ। तभी बगल वाले कमरे का पर्दा हटाकर बीवी कनीज आई, हंसती हुई। सलाम किया, पास बैठी, बोली, पूछा, खुश हुई। बाजी कैसी हैं? मैंने कनीज से कहा, उनसे मेरा सलाम कहिए। नमाज पढ़ रही हैं, वो अंदर देखती हुई बोली। और तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पहले खाना खा लो। इस वक्त? मैं हंसने लगा, हमेशा की तरह। मैं जानता था कि आखिर वो खाना लाएगी और मैं खाऊंगा। वो उठकर अंदर चली गई। अब बाजी की तबीयत कैसी रहती है? मैंने जमील से पूछा। बाजी का तखत बाहर से ही दिखता है और घर में दाखिल होते हुए मैंने देख लिया था कि वो नमाज पढ़ रही हैं। सवाल वैसे असुविधाजनक था। जमील सिगरेट का पैकेट टटोलने लगा। मिला तो एक जलाई और मेरी ओर देख कर सिर हिला दिया, यानी बस ठीक है, और फीकेपन से मुस्कुराया। बाजी और भाईजान यानी माँ बाप। बाजी कई महीनों से बीमार चल रही थी, घर पर हुए नए हादसे से भी पहले। शायद तभी से जब एक दिन भाईजान अचानक नहीं रहे थे। रात में वो ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे बस। कौन है अल्लन? भीतर से बाजी की आवाज़ आई। वो शायद मुसल्ले से उठ रही थीं। अल्लन यानी जमील। जमील ने मेरा नाम बताया, कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ, सलाम कर रहा हूँ। उन्होंने वहीं से दुआएं दी, बहुत थकी हुई आवाज़ में। फिर कुछ बड़बड़ाती सी रहीं। क्या? ये मेरी समझ में नहीं आया। सोचा कि दरवाजे तक जाकर उन्हें देख लूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। उनका सामना करना मेरे बस की बात नहीं थी। और थोड़ी देर बाद जमील ने मुझे वापस लाते हुए कहा, कहीं और ले जाने के लिए। तेरी दिल्ली कैसी है? मेरी? जमील मुस्कुराया। दिल्ली एक दोज़ख है। मैं पहले अक्सर कहा करता था। 4 साल पहले जब मैं इस शहर से निकाला गया था तो मेरे मन में बहुत तलखी थी। यह देश निकाला पिछली सरकार की इनायत थी और मेरे लिए भूलना मुश्किल था कि मैं दिल्ली आया नहीं, फेंका गया हूँ। अब वो बात नहीं रही, लेकिन ना तो मैं दिल्ली का हो सकता हूँ और ना दिल्ली मेरी। जमील ये जानता था। चल मेरठ की मारकाट की सही, क्या हाल है? वही, दंगे का इतिहास बहुत पुराना है, सन 47 से भी पुराना। नया मैं क्या बताऊं? वही कह सकता हूं जो अखबारों में है। हाँ, सुना है कि मुरादाबाद और अलीगढ़ में बहुत तनाव है। तुझे अखबारों पर भरोसा होता है? मैं चुप हो गया। जो लोग दहाने पर बैठे हैं वे जानते हैं। कहाँ है दहाना? दिल्ली दहाना नहीं है। मुल्क का, मेरठ का, जमशेदपुर या भागलपुर का? मैं कमरों की दीवारों को देखने लगा, जिनमें कई आकारों की पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, कनीज की बनाई हुई। उनमें हुसैन और हेब्बार का मिला जुला प्रभाव साफ था। जाहिर है कि मैं बचना चाहता था। शायद हम दोनों बचना चाहते थे उससे, जिसके छिड़ जाने का डर हम दोनों को ही था। तेरी पुरानी शक्ल लौट आई है, जमील ने बात पलटते हुए कहा। पिछली बीमारी में जाने वो कहाँ चली गई थी?
यह हार्ट अटैक की देन है, मैंने कहा और दम्भ भरी हंसी हंसने लगा, ऐसे जैसे मैं कोई किला जीत आया हूँ। अब तो तू बिल्कुल ठीक है ना? उसने पूछा। बिल्कुल का तो पता नहीं, हाँ ठीक जरूर हूँ, उतना ही ठीक जितना दिल के मरीज रहते हैं। और ये कहने के साथ ही मुझे लगा कि मेरे अंदर में आत्मदया आ गई है। मैंने पुराने दम्भ में लौटते हुए कहा, असल में अब मैंने परवाह करना छोड़ दिया है। जब आना है आएगी, अब ना डॉक्टरों के चलते रुकेगी ना मेरे रोके। बहुत दिनों तक यहाँ किसी को पता नहीं था, जमील ने कहा। अफवाह की तरह खबर आई थी कुछ उल्टी सीधी। हम लोगों ने घबरा कर दिल्ली फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारे वहाँ के दोस्तों ने कहा कि वैसी कोई बात नहीं। अस्पताल में ज़रूर है, इंटेंसिव केयर यूनिट में भी है, लेकिन हार्ट वार्ट का मामला नहीं है। वो तो दिल्ली से तुझे देख कर लौटे पंकज ने बताया कि सब कुछ कितना सीरियस था। ये हुआ कैसे? उसी तरह जैसे ये होता है अचानक। घर पर? नहीं, दफ्तर में। कैसे? मैं बातें कर रहा था एक मिलने वाले से, एकाएक मुझे बेचैनी सी हुई, सीने में जकड़न और दर्द के बगुले उठाए थे और मैं पसीने से सराबोर हो गया। मेरी आवाज़ बिल्कुल मध्यम हो गई थी, दिल डूबने लगा था। मैं उठना चाहता था, लेकिन मुझ में दम नहीं था। मैं बैठे रहना चाहता था, लेकिन इतनी बेचैनी और घबराहट की थोड़ी देर में फर्श पर लेटा छटपटा रहा था। कहते कहते मैं रुक गया, क्योंकि जमील के चेहरे पर एक आतंक मैं साफ साफ देख रहा था जो मैं चाहता था। मुझे खुशी थी कि मेरी जिस यातना को यहाँ मामूली ढंग से लिया था, मैं उसका हिसाब बराबर कर रहा था। दिल्ली के अपने दोस्तों के रवैये पर गुस्सा आ रहा था सो अलग। ये ठीक है कि एक मसलेहत के तहत मेरी बीमारी की संजीदगी को छिपाया गया था, लेकिन उस मसलेहत ने मुझे उस सब से यहाँ मरहूम कर रखा था जो मैं चाहता था। लेकिन 1 साल के बाद मैंने शहर में प्रवेश किया था, एक ऐसे आदमी की तरह जो दुर्लभ होते होते एकाएक रह गया था। तुम्हें याद है मैंने ताज़ियत का खत तुम्हें कब लिखा था? वो 7 अप्रैल का दिन था और कोई घंटे भर पहले मैंने तुम्हें लिखा था। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी ही देर बाद मैं भी उस रास्ते पर पहुंच जाऊंगा जहां से हसीन कभी नहीं आया। तभी भीतर से कनीज निकल आई और मेरे सामने कबाब रोटियों की रकाबी रखती हुई बोली, लो खाओ। फिर एक स्टूल खींचकर सामने ही बैठ गई। पहला ही लुकमा तोड़ते हुए मुझे लगा कि हसीन का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, शायद मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन बात की रौ थी। लेकिन क्यों नहीं? क्या मैं पुरसे के लिए नहीं आया था? पुरसा वो भी हसीन का। ये वो आदमी था जो अभी कल तक इसी शहर में दूसरों के पुरसे के लिए जाया करता था और नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो चुपचाप बैठ जाया करता था, सूनी आंखों से एक तरफ देखता हुआ। खबर मुझे ये भी दफ्तर से मिली थी, दिल्ली में। जमील ने नहीं दी थी, इस शहर से भी नहीं गई थी। बुरहानपुर से सईद महमूद ने लिखा था। तुम्हें ये जानकर बहुत सदमा होगा, उसने खत में कहा था कि हम दोनों का अजीज़ दोस्त हसीन अहमद सिद्दीकी का नाइजीरिया में इंतकाल हो गया। उसका हार्ट फेल हो गया था। नसरीन भाभी उसकी मैयत लेकर भोपाल आई थी और उसे दफनाकर मैं कल लौटा हूँ। हम लोगों का जो होना था हुआ, लेकिन सोचो कि 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रह गई एक जवान औरत के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, क्या उसकी कोई तलाफ़ी हो सकती है? बड़ी देर तक मैं खत लिए बैठा रह गया था। मैंने उसे कोई 3 बार पढ़ा था और हसीन के नाम पर 5 बार नज़र डाली थी। मैं यकीन करना चाहता था, लेकिन हो नहीं रहा था, और जब हुआ तो उस पल के हज़ारों में राहत और छुटकारे की सांस थी। फिर मैंने दुख को धीरे धीरे समेटकर अपने भीतर इकट्ठा किया था और एकदम दुखी हो गया था। यह भी कोई बात हुई? मैं उसके बाद हर आने वाले को बताकर कह रहा था, क्या ये उसके जाने की उम्र थी, और वो भी दिल के दौरे से? वो तो मुझसे भी 2 साल छोटा था। वो खुदा से खौफ खाने वाला और परहेजगार आदमी था और सिगरेट तक नहीं पीता था। ये सब कहते हुए या तो मैं डरा हुआ था या शायद अपने डर को दूर कर रहा था। हालांकि दफ्तर से घर लौटने तक भी उससे पीछा नहीं छूटा था। ये कहीं इतने अंदर पहुंचकर बैठ गया था कि उसने मुझे एकाएक चुप कर दिया था। खबर ये घर के लिए भी बड़ी थी, लेकिन मैंने उस दिन बीवी से भी नहीं कहा, इस डर से कि घर पर भी देर तक वही जिक्र होता रहेगा और रात को हसीन का चेहरा मुझे सोने नहीं देगा।
उस रात मैं सो तो गया, लेकिन हसीन ने तंग बराबर किया। उसका चेहरा चारों ओर से आकर मुझ पर आक्रमण करता रहा और सपने में सारी रात उसकी मैयत दिखाई दी, कई दिन पुरानी मैयत। ये उस दिन ही नहीं, उसके अगले दिन भी हुआ था और उसके भी अगले दिन। हालांकि मैं किसी से कुछ भी कह नहीं रहा था। ताज़ियत का खत भी 3 दिनों तक टालने के बाद मैंने जमील को लिखा था और मैं भी हसीन की तरह नहीं जानता था कि पुरसे में क्या कहना चाहिए। बात अजीब सही, लेकिन सच तो ये है कि हसीन मेरा दोस्त नहीं रह गया था। खासकर इधर के बरसों में, जब वो नाइजीरिया चला गया था, या शायद उससे भी पहले, जब मैं धीरे धीरे उसके छोटे भाई जमील का दोस्त हो गया था। 15 बरस पहले जब मैं भोपाल आया था तो दोस्ती उसी से हुई थी। दोनों भोपाल में बाहर से आए हुए थे और वहाँ हमारा कोई घर नहीं था। हसीन में एक ख़ास तरह का मर्दाना आकर्षण था, सीधे अपनी ओर खींच लेने वाला। वो लंबा और छरहरा था और हल्के हल्के गंजा हो रहा था। पहले ही दिन मैंने उसे देख लिया था कि वो एक महीन एहसासों वाला गुस्सैल और आक्रामक आदमी है जो अपने आप पर भी हंस सकता था। वो इतने छोटे छोटे और खूबसूरत मुबालगे करता था कि कोई भी हंसता हंसता उसका हो जाता था। तब हम लोग पुराने भोपाल की अमीरगंज गली में रहते थे और जवान थे। हसीन एक प्राइवेट कॉलेज में विज्ञान पढ़ाता था और मैं एक दफ्तर में कलम घसीट रहा था। मोहल्ला पुराने रईसों का और अमीरों का था और हम जैसे फटे हाल इक्का दुक्का ही पड़े हुए थे, अपने अपने मुंह छिपाए। असल में हम दोनों की दोस्ती दो तंग दस्त, कुंठित और गुस्सैल आदमियों का ऐसा मेल थी जो दोनों को राहत देती थी। रीज़ा पहले मैं ही था, बाद में उसे रिझा लिया था। हालांकि हम दोनों अलग अलग किस्म के लोग थे। वो विज्ञान पढ़ाता था, लेकिन दकियानूस और मजहबी था और हंसी हंसी में अपने को जन्नती कहता था। मेरा विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं उसी के सहारे अपने को आधुनिक लगता था और प्रगतिशील बना हुआ था। हसीन का फतवा सिर माथे पर लिए हुए मैं दोज़खी हूँ। सच्चाई ये है कि हम दोनों एक दूसरे को दोज़खी समझते थे और मिलकर उस तीसरे को, जो हमारे बीच नहीं होता था लेकिन जिसे हम कांदू कहते थे। तुम मक्कार हो, एक बार उसने गुस्से में खेलते हुए मुझसे कहा था। अव्वल दर्जे के पाखंडी और धूर्त। क्यों, क्या तुमसे भी पढ़ा? हाँ, मैं तो तुम्हारे पाँव की धूल भी नहीं हूँ। वो तो तुम वैसे भी नहीं हो। मैंने हंसकर उड़ाना चाहा था। तुम दोनों जहान के मज़े मारना चाहते हो, उसने करीब करीब बाल नोचते हुए कहा था। नास्तिक वास्तिक कुछ हो नहीं, वो सब तुम्हारा ढोंग है। तुम्हारे जन्नती होने से भी बड़ा ढोंग, मैंने प्रतिवाद किया था। क्यों नाहक फाके करते हो यार? मैं अक्सर कहा करता था कि जो सचमुच रोज़ेदार होते हैं वे सेहरी के बाद इफ्तार और इफ्तार के बाद सेहरी की फ़िक्र नहीं किया करते। जो लोग रमज़ान के दिनों में सुबह शाम थैली लिए बाज़ार भागते नजर आते थे, कभी मुर्ग तो कभी तीतर के लिए, जो लबे तो कभी बटेर, कभी मछली तो कभी बिरयानी के लिए, मैं उनका मजाक उड़ाता था, ये जानते हुए भी कि इससे हसीन को चोट लगती है, क्योंकि मैं यही चाहता था। तुम ना हियों में हो और न शियों में, मैं यहाँ न वहाँ, अल्लाह तुम पर रहम करे, वो मुझसे कहता था। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अक्सर हम दोनों किसी न किसी ऐसी बात पर लड़ते थे। गुस्से में एक दूसरे से कभी न बोलने की धमकी देते थे, लेकिन अगले दिन या उसके अगले दिन फिर मिलते थे, फिर से लड़ने के लिए। ये वो दौर था जब मुल्क में फसाद की फसल आई थी और एक के बाद कई शहरों में दंगे हो रहे थे। जबलपुर, भिवंडी, जलगांव, अहमदाबाद, जमशेदपुर, और हम लोग भोपाल जैसे शहर में रह रहे थे जिसमें दंगे का कोई इतिहास नहीं था। फिर भी डरे हुए थे, क्योंकि शहर में तनाव था। सरकार सतर्क हो गई थी। जगह बेजगह पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात थे। रोज़ अफवाहें उड़ती थीं और बाहर से रोज़ खबरें आती थीं, हैबतनाक खबरें। बरसों से साथ साथ रहे आए हिंदू मुसलमान एक दूसरे को संदेह और डर से देखने लगे थे और छोटे छोटे समूहों में बंट गए थे। देख लो, एक ऐसी शाम हसीन ने घबराए हुए स्वर में कहा था, हैवान के बच्चों ने मुल्क का बंटवारा करके क्या कर दिया है? उसने सुबह के अखबार में कुछ और दिल दहलाने वाली खबरें पढ़ ली थीं। उसका शेव बढ़ा हुआ था और बाल रूखे थे, उड़े उड़े से। वो और दिनों से ज़्यादा गंजा लग रहा था। अब ये मुल्क रहने लायक नहीं रहा, वो बोला।
किसी दिन हम लोग भी काट कर फेंक दिए जाएंगे और कोई रोने वाला नहीं होगा। क्यों, मैं जो हूँ, मैंने हंसकर कहा। दरअसल मैं अपने और उसके डर को हंसकर उड़ाना चाहता था, अंधेरे में गाए जाने वाले गीत की तरह। तुम भी नहीं होगे, उसने आंख तरेर कर तल्खी से जवाब दिया। कल जब काफिरों का जत्था गंडासे और खंजर लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तब कोई नहीं पूछेगा कि तुम क्या सोचते हो या तुम्हारे ख्यालात क्या हैं। पहचान के लिए तुम्हारा नाम काफ़ी है। तुम तो कह रहे थे कि पहचान के लिए सिर्फ नाम काफ़ी नहीं होता। वो और बात थी, दूसरे सिलसिले में कही गई थी। मसलों को गड्ढमड मत किया करो। मैं जानता हूँ तुम चालाकी कर रहे हो। हाँ, मैं चालाकी कर रहा था, जानबूझकर अनजान बने रहने की चालाकी, सच्चाई से डरकर भाग खड़े होने की चालाकी, हसीन से असहमत होने और उसे आहत करने की चालाकी। मैं हसीन से बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसकी बात मानना अपने पाँवों के नीचे के उस टीले को काटना था जिस पर मैं खड़ा था। इस बीच एक ऐसी बात हुई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हसीन एकाएक मेरे लिए दुर्लभ हो गया था। सुबह उसका कॉलेज हुआ करता था, दोपहर में मेरा दफ्तर। एक शाम का ही वक्त था जिसमें हम अक्सर मिला करते थे, लेकिन इधर वो कई शामों से गायब था। मेरे लिए हसीन का घर अपरिचित नहीं था, जमील भी मेरे लिए नया नहीं था। मैं जानता था कि वो हसीन का छोटा भाई है और उसी कॉलेज में पढ़ता है। जब जब मैं हसीन के यहाँ गप शप चाय या खाने पर होता, अक्सर जमील ही हुआ करता था, यहाँ तक कि उसके बाप भाईजान भी। वो इस अर्थ में अजीब घर था कि यहाँ पहुँचे किसी भी दोस्त या मेहमान से पूरा घर मिलता था और सभी लोग बातचीत में शरीक होते थे। मुझे भाईजान का अपने बीच होना कई बार खलता था, क्योंकि उससे हमारी आज़ादी छिनती थी, लेकिन जमील का होना मुझे अच्छा लगता था। दरअसल मैं जमील को शुरू से पसंद करता था। अब सोचता हूँ तो लगता है कि जमील का पहले मुझसे न टकराना या हसीन के माध्यम से मिलना महज एक संयोग था, वरना शायद मैं सीधे उसी का दोस्त होता। ये बात तब भी लगी थी जब मैं हसीन का अता पता करने कई बार उसके घर गया था और जमील मुझे नहीं मिला था। मैं फिर धीरे धीरे हसीन से कट गया था। हसीन भाई से आजकल शाम को मिलना मुश्किल है। मेरी 2-3 बार की मायूसी के बाद जमील ने मुझे बताया था। दरअसल ये और सईद महमूद उसी चक्कर में हैं। किस चक्कर में? ताज्जुब है आपको पता नहीं? क्या आप नहीं जानते कि दोनों बाहर निकलने के जुगाड़ में हैं? बाहर यानी? बाहर यानी कहीं भी, मिडिल ईस्ट, लीबिया, अफ्रीका, और वहाँ जहाँ जॉब मिले, अच्छे पैसे मिलें। सईद महमूद की तो मजबूरी है, ऐसे कॉलेज की मास्टरी में वो वैसे ही कंगाल है। 4 बेटियां सिर पर बैठी हुई हैं और बेटा पोलियो का शिकार है। हसीन भाई हैं कि वह बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। सईद महमूद तब भोपाल में था और उसी कॉलेज में प्रोफेसर था। वो हम तीनों का दोस्त था, लेकिन किसी के हाथ नहीं आता था, क्योंकि हर वक्त वो जल्दी में होता था। एक ऐसी बेचैनी भरी जल्दी जो उसे कहीं 2 पल से ज़्यादा टिकने नहीं देती थी। वो आता तो बैठता नहीं था, बैठता तो पर तौलने लगता था, और सच तो ये है कि उसके आते ही ये धड़का लगा रहता था कि वो किसी भी पल चला जाएगा। हसीन और उसकी दोस्ती एक हद तक पेशे की वजह से थी, लेकिन मिजाज के लिहाज से वो मेरे ज़्यादा नज़दीक पड़ता था। फिर भी मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे, भले ही कारण अलग अलग हों। क्यों भाग लिए? कई दिनों बाद जब हसीन पकड़ में आया तो मैंने उसे धर दबोचा। हसीन ने मुझे उसी अंदाज में देखा जिसमें उसकी छोटी मोटी आंखें गोल होकर नुकीली हो जाती थीं और आक्रामक लगती थीं। कौन भाग रहा है? तुम और कौन? मैं भाग नहीं रहा, जा रहा हूँ। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, उसने जोर देकर कहा। भागने वाले पाकिस्तान में हैं और वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। तुम कौन लौट कर आने वाले हो? क्यों, मैं क्या काले हबशियों के बीच मरने जा रहा हूँ? क्या पता, तुम जैसे दोस्त तो यही दुआ करेंगे। करो। मैदान तो छोड़ ही रहे हो। 2-4 साल के लिए घर से बाहर निकलना मैदान छोड़ना है, भागना है? उसने बौखला कर कहा। मैं अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ ना सोचूं? यहीं पड़ा सड़ता रहूं? अपने आसमान लुच्चों, लफंगों, बदकारों और बदमाशों को पनपता हुआ देखता रहूं? रोज कूड़ूं और रोज लहू जलाऊं? मुस्तकबिल और बच्चे तो मेरे भी हैं, मैंने कहा। तुम अगर कीचड़ में पड़े रहना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है?
वो बोला, ना तो तुम ऊपर उठ सकते हो ना उठना चाहते हो। पैसों के पीछे भागना ऊपर उठना है? ये बीमारों, निकम्मों और बुज़दिलों की फ़िलॉसफ़ी है, उसने चिल्लाकर कहा। इसे तुम अपने पास ही रहने दो। और वो तेज़ी से चला गया। नाइजीरिया जाने से पहले हसीन से मेरी ये आखिरी बातचीत थी, कम से कम इस सिलसिले में। इसके बाद हम मिले ज़रूर, लेकिन हर मुलाकात सरसरी थी और हमारी बातों का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी तब एक दूसरे से हम लोग कट चुके थे। फिर एक दिन सुना कि वो चला गया, मुझसे बिना मिले और मुझे कहीं गहरे चोट करता हुआ। गया सईद महबूब भी, लेकिन उसका जाना एक उम्मीद पर लगाई हुई छलांग थी। वो बीबी के बचे खुचे जेवर और मौरूसी ज़मीन बेचकर सऊदी अरब गया था, जबकि हसीन को नाइजीरिया के किसी स्कूल में बाकायदा काम मिला था और उसके लिए हवाई जहाज़ का टिकट भी आया था। और कुछ लाऊं? कनीज़ मुझसे कह रही थी, मेरे सामने खड़ी और रकाबी की ओर बढ़ती हुई। मैं जैसे चौंका। और क्या? कबाब या एक आध रोटी? बस बस, मैंने कहा, अव्वल ही बहुत हो चुका है। कायदे से मुझे खाना भी नहीं चाहिए था। दोपहर का खाना अक्सर मैं टालने की कोशिश करता हूँ, खासकर बाहर। डॉक्टर कहते हैं कि इसे नियम बना लो। और तुमने मान लिया? जमील ने मुस्कुराकर टोका और मैं हंसने लगा। जमील जानता था कि दिल्ली के ये 3-4 बरस मैंने डॉक्टरों के पीछे कितनी एड़ियाँ रगड़ी हैं। अभी दिल्ली में पाँव भी नहीं जमे थे कि मालूम हुआ कि मैं एक घातक बीमारी की चपेट में हूँ। क्या करता? नफ़रत या उसके खिलाफ अपने बड़पोलेपन ने मेरी कोई मदद नहीं की और मैं अस्पताल पहुंचकर एक फ़ाइल बन गया था, केस नंबर C-535। वे दोज़ख के दिन थे। रकाबी उठाकर कनीज़ गई नहीं, खड़ी रही। फिर 2 पल मुझे घूर कर पूछा, अभी पिछले दिनों तुम्हारा क्या हार्ट वार्ट का कुछ? मैंने चौंक कर देखा। हाँ, चोट लगी थी। क्या कनीज़ को खबर भी नहीं थी? मैं तो समझ रहा था कि इस घर में कभी मेरे लिए नीम मातम का माहौल बना होगा और जब पहुंचूंगा तो मुझे ऐसे लिया जाएगा जैसे लगभग खोया हुआ आदमी अचानक बरामद हो गया हो। इसकी बुरी हालत हो गई थी। जमील कनीज से कहने लगा, मैसिव हार्ट अटैक था। कोई 50 घंटे जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। वो तो दिल्ली जैसी जगह थी, पेसमेकर लगाकर बचा लिया, वरना खुदा जाने क्या होता। कनीज का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद हो गया, भय से। उसके बहनोई इसी से गए थे, बहन इसी से, ससुर इसी से, और अब जेठ भी। जेठ यानी हसीन भाई। जाने से पहले वो संभलती हुई बोली, और सिगरेट पीना भर मत छोड़ना, अच्छा? थोड़ी देर बाद मेरी तिपाई के सामने चाय की ट्रे आ गई। स्टूल खींचकर कनीज मेरे सामने बैठ गई और चाय बनाने लगी। अंदर के कमरों में बाजी थीं, लेकिन उनके वहाँ होने का आभास यहाँ से मुश्किल था। पहले तो खैर वो नमाज पढ़ रही थीं, लेकिन इतनी देर में ना तो वो बाहर आई थीं और ना मुझ में ही इतना साहस था कि उठकर मैं ही उनसे मिल लूँ। मैं फिर दीवारों को देखने लगा जिन पर कनीज की पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, बरसों से उन्हीं जगहों पर और वैसी ही। लेकिन जैसे पहली बार ध्यान आया कि वे तुगरों के आसपास हैं। एक तुगरा था अल्लाह, दूसरा था मोहम्मद। उस दरवाजे के ऊपर जो घर के भीतर खुलता था, कुरान की एक आयत थी, इन्नल्लाह मुस्साबिरीन, यानी सब्र करने वाले के साथ खुदा है। क्या मैंने सब्र किया था? चाय का आखिरी घूंट लेते हुए मैंने सोचा, क्या मैंने उन मित्रों को माफ़ नहीं किया था जो अस्पताल में मुझे देखने या मुझसे मिलने नहीं आए थे? और क्यों उन दुश्मनों के लिए भी मैं नर्म हो गया था जो मेरे पलंग के पास आकर खड़े हो गए थे? या अल्लाह! तभी अंदर से बाजी की गुहारती हुई आवाज़ आई, रजा बे रब्बी। कनीज़ ने बर्तनों को ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करते हुए समेटा और ट्रे में रखने लगी, एक के बाद एक। फिर उठकर अंदर चली गई। बाजी को कैसे संभाला था? कुछ पलों की चुप्पी के बाद मैंने पूछा। सब अपने आप संभल जाते हैं, वो बोला। जिस वक्त हसीन भाई की खबर नाइजीरिया से मिली थी, बाजी सख्त बीमार थी, लगता था बचेंगी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डॉक्टर से पूछा तो कहने लगे, पता नहीं ऐसी हालत में सदमा बर्दाश्त कर भी पाती हैं या नहीं, लेकिन उन्हें ना बताना भी तो ज्यादती होगी। आखिर कब तक छिपाओगे? मैं 2 दिनों तक सबसे लड़ता रहा कि उन्हें ना बताया जाए। तुम तो जानते हो, वे हसीन भाई को हम सबसे ज़्यादा चाहती थीं। मेरा कहना था कि क्या ये मुमकिन नहीं कि उन्हें कभी पता ही ना चले? झूठी चिट्ठियाँ मंगवाई जा सकती हैं या ऐसा ही कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इतनी चोट तो लगती ना
कि लड़के ने आंखें फेर लीं और नालायक निकल गया। लेकिन आखिर मुझे ही हारना पड़ा। फिर उन्हें बताया गया और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैंने पूछ तो लिया, लेकिन पूछने के साथ ही मुझे अपने सवाल के बेतुकेपन का ध्यान आया। ये वही सवाल था जो हर मिलने वाला मुझसे भी पूछता था और मुझे झुंझलाहट होती थी। मैं कहने लगा, मेरा मतलब है कि इससे पहले कुछ नहीं। नहीं, कभी कुछ नहीं। 2-1 दिन पहले अपनी तबीयत के ठीक ना होने की शिकायत जरूर कर रहे थे। उस दिन वे रोज़ की तरह काम पर गए थे। भाभी से कह रखा था कि शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। शाम को वे तैयार भी हो गए थे, लेकिन उसी वक्त उनका एक पाकिस्तानी दोस्त आ गया एक वीडियो कैसेट के लिए, और वे टीवी देखने लगे। शायद तुम नहीं जानते कि इधर उन्होंने हिंदी फिल्म के कैसेट्स और हिंदुस्तानी संगीत के LPs का कितना बड़ा ज़खीरा कर रखा था। हाँ, मैं नहीं जानता था। 7 साल पहले जब हसीन यहाँ था तो वो हिंदी फिल्मों से नफरत करता था और उसे हिंदुस्तानी संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने पाकिस्तानी दोस्त को ड्राइंग रूम में छोड़कर वे अंदर एक कैसेट लेने गए थे, लेकिन कैसेट देखते देखते उन्हें बेचैनी हुई और वे लेट गए। बस मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। मैं समझ रहा था कि उनका कफन दफन वहीं हो चुका होगा। हम लोग रो धोकर चुप भी हो चुके थे। कोई 10-12 दिनों के बाद जब भाभी और बच्चों को लेने मैं बम्बई पहुंचा तो मुझे गुमान भी नहीं था कि वे नाइजीरिया से हसीन भाई का ताबूत लेकर आई हैं। फिर सबके जख्म खुले, फिर एक बार नए सिरे से मातम हुआ। और नसीब की संगदिली तो देखो। थोड़ी देर ठहर कर जमील कहने लगा, इसे तब होना था जब वे लौटने को ही थे। अभी 6 महीने पहले जब वे यहाँ आए थे तो कहने लगे, बस कुछ दिनों की बात और है, इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद मैं हिंदुस्तान लौट आऊँगा। कहने लगे, अब और वहाँ नहीं रहा जाता। कुछ भी कहो, अपना मुल्क फिर भी अपना मुल्क है। उन्होंने यहाँ शिमला हिल्स में अपनी पसंद का शानदार मकान बनवा लिया था। लौटने के बाद वे यहाँ क्या करेंगे ये तय हो चुका था और वे बहुत खुश थे। तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने इतने प्यार से रखवाई थी उसमें वे कभी रह नहीं पाएंगे। पिछली बार एक अजीब बात हुई थी। जब मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया था तो ज़िंदगी में पहली बार एक हुमक सी उठी थी। एकाएक जी में आया था कि उन्हें बहुत ज़ोर से भींच लूँ, एकदम कलेजे से लगाकर। लेकिन फिर लगा कि यह कोरी जज्बातियत होगी। हसीन भाई कौन हमेशा के लिए जा रहे हैं, और अपने को रोककर मैंने वो मौका हमेशा के लिए खो दिया। अब वही तकलीफ़ इतनी बड़ी कसक बन गई कि हर वक्त मुझे तंग करती रहती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अक्सर किसी जोम, किसी बौद्धिक गिरह या एक नामालूम सी जिद के तहत ऐसे अवसरों को खोते रहते हैं जिनमें अक्सर वो आदमी छिपा होता है। हम उन्हें आगे के लिए मुलतवी कर देते हैं बिना ये जाने कि वे हमारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएंगे। कनीज़ ने पान की तश्तरी मेरी तरफ बढ़ा दी। वो कब पानदान लेकर आ बैठी थी मुझे पता नहीं था। मैंने चुपचाप पान ले लिया। मैं जानता था कि जमील ने मुझे कहीं गहरे छू लिया है, लेकिन क्या वो सिर्फ छूना था, अपनी गिरफ्त में लेकर निचोड़ना नहीं। मैं सामने की दीवार की ओर देखने लगा जिस पर तुगरा लगा हुआ था, अल्लाह 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 देखते हुए। फिर तस्वीरें आई हसीन की। हसीन भाई अपने बाग में तीनों छोटे बच्चों के साथ, हसीन भाई अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग के सामने, जबकि भाभी कार का दरवाज़ा पकड़े खड़ी हैं। मैंने वो तस्वीर उठा ली जो इधर हाल ही की थी, शायद यहाँ की। उसमें सिर्फ हसीन था, सिर्फ उसका हंसता हुआ चेहरा। तस्वीर में वो बहुत तेज़ी से बुढ़ाता हुआ लगा और ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उसके चेहरे पर संपन्नता की कोई छाप नहीं थी। उल्टे वो एक पेड़ की तरह सूख रहा था। वो पहले से कहीं ज़्यादा गंजा हो गया था और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। ये तो यहीं की लगती है, मैंने कहा। हाँ, वो इसी जगह लेटे थे और मैंने तस्वीर ले ली थी अभी पिछली बार। इसमें हजामत क्यों बढ़ी हुई है? इधर उन्होंने दाढ़ी रख ली थी। तुम उनसे कब मिले थे? 3-4 साल पहले यहीं पर। उस बार जब मैं दिल्ली से आया था तो इत्तेफाक से वो यहीं था। बीच में एक आध बार वो अपने वीज़ा वगैरह के सिलसिले में दिल्ली आया था तो उसने खबर भेजी थी और मेरे घर भी पहुंचा था। लेकिन मैं जाने कहाँ उलझा हुआ था कि वक्त पर नहीं पहुंच सका और वो बिना मिले चला गया। मैं जमील से साफ झूठ बोल रहा था। सच तो ये है कि मैं हसीन से मिलना नहीं चाहता था और उसे जानबूझकर टाल गया था। शायद मैं उससे बचना चाहता था, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं उसी की तस्वीर हाथ में लिए बड़ी देर से देख रहा था और मुझे एक बेचैन करने वाली और नामालूम सी तकलीफ़ हो रही थी। मालूम है, जब मुझे दौरा पड़ा तो डॉक्टर ने क्या पूछा था?
जमील मेरी ओर देखने लगा। कनीज़ वहाँ से जा चुकी थी और हम दोनों अकेले थे। कहने लगे, बताइए, जिस दिन आपको ये तकलीफ़ हुई उस दिन या उसके 2-1 दिनों में क्या हुआ था? किसी तरह का तनाव, कोई सदमा, कोई ऐसी वैसी खबर जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ठीक है कि मेरठ में दंगे हो रहे थे, लेकिन वहाँ मेरा कोई अजीज़ नहीं था। ये भी सही है कि पुरानी दिल्ली में तनाव था और कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन मैं तो नई दिल्ली में रह रहा था। फिर मैंने कुछ सोचकर हसीन को बता दिया था, ये कहते हुए कि वो मेरा दोस्त ज़रूर था, लेकिन इधर कई बरसों से हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। अब लगता है कि पता नहीं उस बात में कहाँ तक सच्चाई थी। सच तो ये है कि सब कुछ के बावजूद हसीन एक साफ, ईमानदार और नेक आदमी था और मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत। और ये कहते कहते मैंने देखा कि मेरा गला रुंध गया है, आंखें भर आई हैं और मैं सचमुच रोने लगा हूँ। हाँ, सचमुच। अभी आप सुन रहे थे शानी की लिखी हुई कहानी दोज़खी।